छोड़ देना तुम्हारा। चलिए, कल जैविक सिद्धांत देखे थे थोड़ा सा। ठीक है, एक लास्ट बचा था हमारा माल्थस, इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में दिया हुआ है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है कि नहीं? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। तो इसमें सबसे पहले माल्थस का सिद्धांत है क्या, पहले तो वो याद रखना पड़ेगा। आपका मूल विचार माल्थस के सिद्धांत का जो कोर, इसका जो आइडिया है, कोर इसका जो पार्ट है वह क्या है। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके अलावा फिर कुछ एजम्पशंस लिया हुआ है, मान्यताएं, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताए हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय माल्थस के अनुसार है। आपका जो है मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, उसके बाद फिर इसका आ जाएगा आपका वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में प्रासंगिकता, रिलीवेंसी ऑफ, रिलीवेंसी इन टुडेज वर्ल्ड, और उसके बाद आलोचना, क्रिटिसिज्म, और फिर नौ माल्थसवादी। नए माल्थस के संबंध में आज की डेट में कुछ नए विचार है जो माल्थस को सही मान के चलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नौ माल्थसवादी। तो नौ माल्थसवादी विचार ये अलग से देखेंगे। नियो माल्थसियन, नियो माल्थसियन, माल्थसियन। तो इतने सारे डायमेंशंस को कवर करके चलना है। आया समझ में? कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चंस इसके भी, मेंस के भी साथ साथ, क्लास के साथ साथ निकाल के देखते रहना, है ना। क्लास के साथ साथ मैंने फिर से कहा है कि आज की डेट में कुछ नहीं करना है। गूगल, आपके गूगल में जाना है और जाके मार देना है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार दो, या फिर टॉपिक का नाम डाल दो, टॉपिक 10 मॉडल्स एंड थ्योरीज PYQs करके, तो एक साथ निकाल के दे देगा। उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, सबसे बेस्ट है कॉपी में नोट डाउन। PDF रखोगे तो डेली देखोगे थोड़ी, तो जितने भी 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे पिछले 13 से लेके अभी तक, उसको कॉपी में क्या कर लो, जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वहीं पर नोट डाउन कर लो, तो हमेशा आपके सामने, नज़रों के सामने रहेंगे। और जो नज़रों के सामने है वो
भूलने की संभावना उसकी नहीं होती है ना। और दूर की चीज़ें वो हमेशा जब तक बार बार नहीं देखोगे तो भूल जाता है कि नहीं। शादी में जाओगे, कोई रिश्तेदार आएगा, पहचाने मेरे को तो कहाँ से पहचानेंगे, बचपन से देखा ही नहीं, तो देखा भी एक आध बार होगा तो उसके बाद तो, लेकिन जो डेली मिलते रहते, जल्दी दिखते रहते, उनको थोड़ी भूलते हो। चलिए इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल विचार में आते हैं। मूल विचार से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। इन्होंने जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी, है ना। बुक का नाम है उनका एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। हिंदी में ये लिख लो पहले तो, या फिर जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध, जनसंख्या के सिद्धांत या जनसंख्या के नियमों पर एक निबंध, जनसंख्या के नियमों पर एक निबंध। आया समझ में? तो इन्होंने ये बुक लिखी थी 1798 में, समझ गए। कब का सिद्धांत समझ में आ गया होगा, 1798। ईयर जरूरी नहीं है, बस ये याद रखने के लिए कि बहुत पुराना सिद्धांत है। मतलब जनसंख्या संबंधी कई सारे विचार दिए गए थे, लेकिन सबसे पहले एक व्यवस्थित सिद्धांत देने का श्रेय किसको जाते हैं, माल्थस को। इसलिए माल्थस को जनसंख्या भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। इसको जो है जनसंख्या भूगोल का क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है, क्योंकि सिद्धांतों के देने की शुरुआत इसी से मानी जाती है। क्लियर? तो इन्होंने जो है जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच, खास करके खाद्यान्न आपूर्ति के बीच संबंध को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने जो है जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधन, रिसोर्सेस, संसाधन में मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति, फूड सप्लाई के बीच संबंधों को समझाने का प्रयास किया, के बीच संबंध को समझाने का प्रयास किया। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, समझाने का प्रयास किया। He made efforts to understand the relation between population growth and resources, ब्रैकेट में स्पेशली फूड सप्लाई। समझ में आया? मतलब माल्थस ने जो है सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि और फूड सप्लाई के बीच में संबंधों को समझाने का क्या किया, प्रयास किया। संबंधों को समझाने का क्या किया, आपका जो है प्रयास किया। आया समझ में? सबसे पहले व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास किया, सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया, प्रयास किया। हो गया रिमूव। ठंडी गर्मी होगा थोड़ा सा। चलिए आगे। अब इसका कोर विचार क्या है वो देखते हैं। इसका जो मूल विचार है, बाकी चीज़ें उसके बाद आएंगे। तो ये कहता है, कौन कहता है, माल्थस। माल्थस ये कहता है कि जनसंख्या वृद्धि जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ, हमेशा ही ज्यामितीय दर से होती है, ज्योमेट्रिकल रेट से होती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है आपकी,
ज्यामितीय दर से, मतलब बाकी सभी कंडीशंस आपके जो यदि प्राकृतिक रूप से बात करें, प्राकृतिक रूप से बात करें यदि मानव के द्वारा कोई बाहर से, यदि प्राकृतिक रूप से की बात करें, मनुष्य के द्वारा बाहरी कोई नियंत्रण न हो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, तो ये कहना चाहते हैं कि हमेशा ही प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि क्या होगी आपकी ज्यामितीय दर से होगी। इंग्लिश होगा इन नेचुरली, या नेचुरली देखेंगे तो इन नेचर पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज बी इन ज्योमेट्रिकल रेट। ज्योमेट्रिकल रेट से होगा। ज्योमेट्रिकल रेट का मतलब क्या समझते हो? 1 2 4 सॉरी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, इस तरीके से, समझ गए? ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है 1 2 4, फिर 1 का 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 का 32 64 का 128 और 256, समझ गए? शाश्वत, इसको ज्योमेट्रिकल मैथ्स में पढ़ा होगा ना, अर्थमेटिक और हाँ एपीएन जीपी, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव तरीके से होता है, उसको ज्योमेट्रिकल रेट से होता है। आया समझ में? और एंड खाद्यान्न वृद्धि, फूड सप्लाई या फूड प्रोडक्शन में ग्रोथ, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि या फूड सप्लाई जो है हमेशा अर्थमेटिक अंकगणितीय रूप से होती है, अर्थमेटिक फॉर्म में होती है, अंकगणितीय रूप से होती है। ये आपका जो फूड प्रोडक्शन, ये है ना, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन ऑलवेज बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक फॉर्म। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे, हाँ अर्थमेटिक फॉर्म में होता है, अर्थमेटिक रेट से होता है। आ रही बात समझ में? तो इस कारण से एक समय के पश्चात क्या हो जाएगा, एक समय के पश्चात ना, ये हो गया फूड प्रोडक्शन, कांस्टेंट रेट से फूड प्रोडक्शन हो रहा है ना। इधर आपका उत्पादन मान लेते हैं, उत्पादन ऊपर की ओर, प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन। तो ये उत्पादन जो इस तरीके से क्या होता है आपका, हमेशा अर्थमेटिक 1 2 3 4 5 के रेट से होगा आपका जो फूड प्रोडक्शन हो गया। और पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है आपकी, और ज्योमेट्रिक शेप में बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ेगी, ये हमेशा क्या होगी, इस तरीके से। तो एक समय के पश्चात यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड प्रोडक्शन लेस देन, है ना, यहाँ पर फूड प्रोडक्शन लेस देन क्या हो गया आपका पॉपुलेशन। और इधर आपका अभी तक तो ठीक ठाक है कि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ है, तब तक तो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब फूड प्रोडक्शन लेस देन पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा, तो फिर हमारे पास समस्या आने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। और खाद्यान्न की कमी होगी तो यह ये कहना चाह रहा है, जैसे ही खाद्यान्न की कमी होने स्टार्ट होगी, पॉपुलेशन अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएगी, फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लोगों को खाने मिलेगा नहीं तो भूखमरी, हंगर बढ़ जाएगा, और पॉपुलेशन फिर से नेचुरली क्या होगी अपने आप। तो इस तरीके से प्रकृति में ये साइकिल चलते रहता है। समझ पा रहे हो मेरी बातें, मतलब माल्थस की बातें मेरे थ्रू। प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, खाद्य, खा लिखा है ना मैंने यहाँ पे, फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है ना भाई यहाँ पे। नीचे वाला ग्राफ आपका आएगा समय, समय के साथ, समय की बात कर रहे हैं, टाइम, कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, फूड प्रोडक्शन तो कांस्टेंट बना रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, लेकिन
ये वाला ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन चल रहा है 1 2 4 8 16 32। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका फूड प्रोडक्शन इक्वल टू पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके जैसे ऊपर जाएंगे ये वाला स्थिति आ गई, और इसके नीचे भी ठीक है आपका, ये स्थिति ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आया समझ में नहीं आया है ना? सिद्धांत इतना ही है, मेन इसका कोर सिद्धांत इतना ही है। अब इसी को थोड़ा सा आगे पीछे उसने कुछ एजम्पशंस ले लिए, कुछ और बोल दिए, वो बात उसको समझना है हमको। जो इसका मेन सिद्धांत आपका क्या है, यही है कोर्स जो इसका मेन है आपका। आया समझ में? तो एक लाइन लिख लीजिए सिद्धांत को कैसे लिखना है। माल्थस का मानना था कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण न किया जाए तो, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण न किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या ज्यामितीय श्रेणी से बढ़ती है, ज्यामितीय श्रेणी या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। ब्रैकेट में वही 1 2 4 8 16 32 64, राइट। एवं खाद्य उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, Malthus argued that unchecked population growth in a geometric progression अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद एक कॉमा लगा लेना और उसका फिर लिखना पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कॉमा पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 2 4 8 16 32 वाला। एंड food production increases in an arithmetic progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5। आया समझ में? पैराग्राफ चेंज करके उसके बाद लिखिए, इस तरह एक समय के पश्चात जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति में, जनसंख्या एवं खाद्यान्न आपूर्ति के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जनसंख्या एवं खाद्यान्न आपूर्ति के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे खाद्यान्न संकट, गरीबी और भूखमरी बढ़ेगी। एवं जनसंख्या पुनः घटने लगेगी, जिससे जनसंख्या पुनः घटने लगेगी और खाद्यान्न उत्पादन के साथ संतुलित हो जाएगी। इंग्लिश में लिखिए आप क्या जो Hence, after a period of time,
hence after a period of time, hence after a period of time, population, total population get greater than या more than food supply, greater than food supply, and imbalance between population and food, and imbalance between population and food occurred. Now, due to that there is a shortage of food, poverty, starvation, etc. हाँ, shortage of food, poverty and starvation. ठीक है, मैं सोच के बोल रहा हूँ ट्रांसलेट करके, ठीक है. हेंस, मैं देख के नहीं लिखवा रहा, इंग्लिश हिंदी दोनों को सोच के बोलता हूँ. हेंस, ठीक है. हेंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, there is a imbalance between population and food, there is a imbalance between population and food supply, right? And due to that there is a shortage of food, poverty, starvation, etc. क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होगा आपका, एक समय के पश्चात, ये वाला ग्राफ बना लीजिए, एक समय के पश्चात ये आपका फूड प्रोडक्शन हो गया, कौन सा वाला, ग्रीन लाइन वाला. ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, कौन सा वाला आपका, वाइट लाइन वाला. तो एक ये आपका तो ज्योमेट्रिक्स इस तरीके से बढ़ रहा है. तो एक समय के पश्चात यहाँ से इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो गया, फूड सप्लाई अभी उतनी बनी हुई है. जब खाना कम मिलेगा तो लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे, है नहीं. तो इस कारण से फिर पॉपुलेशन फिर से नीचे आ जाएगी और दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित हो जाएगा. तो नेचुरली इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहता है. ये किसने बताया, माल्थस ने. लेकिन ये कहा कि फिर अभी भी जनसंख्या कांस्टेंट नहीं होगी, फिर से वही जनसंख्या फिर से वैसी बढ़ेगी. मतलब ये चक्र चलते रहेगा, फूड प्रोडक्शन ही है और ये ऐसे ही चलते रहेगा. फिर से पॉपुलेशन एक समय के पश्चात कम तो हो जाएगी, फिर से पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिकल शेप में होगा और फिर से उसको लीड कर जाएगा, किसको, फूड प्रोडक्शन को. और ये नेचुरली ये चीज़ें आपकी क्या होती रहती है, चलती रहती है. पॉपुलेशन इज अनचेक्ड. स्टार्टिंग उसने कहा कि यदि मनुष्य के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर कोई प्रयास न किया जाए तो, है ना बात समझ में. यदि हम अपना एफर्ट लगा रहे तो बात अलग है. इसका मेन आपका जो है सिद्धांत देखा जाए तो ये है, कोर सिद्धांत इसका ये है. आ रही बात समझ में. और इसी का उसको कहा जाता है माल्थीसियन ट्रैप. इसके आगे लिख लीजिएगा, एक हेडिंग भी डाल सकते हो, माल्थीसियन ट्रैप. उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे. माल्थीसियन जाल कहा जाता है, हिंदी में लिख लीजिएगा माल्थीसियन जाल. तो माल्थीसियन ट्रैप का मतलब क्या, लिखिए, माल्थीसियन जाल वह स्थिति है जिसमें, माल्थीसियन जाल वह स्थिति है जिसमें जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लाभों को समाप्त कर देती है. आर्थिक विकास के लाभों को समाप्त कर देती है और समाज को जीविका स्तर पर ही बनाए रखती है. जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लाभों को समाप्त कर देती है और समाज को जीविका स्तर पर बनाए रखती है. इंग्लिश में लिख लिया, माल्थीसियन ट्रैप refers to a situation where
पॉपुलेशन ग्रोथ absorbs economic gains. Population growth absorbs all economic gains, comma, keeping pupil at subsistence level. कीपिंग पीपल एट सब्सिस्टेंस लेवल, है ना। सब्सिस्टेंस का मतलब सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही मिलेंगी। सब्सिस्टेंस लेवल, कीपिंग पीपल एट सब्सिस्टेंस लेवल। सब्सिस्टेंस है SUBSISTENC, सब्सिस्टेंस लेवल, समझ गए। ये माल्थस क्या कहना चाह रहा है, आगे यही कहना चाह रहा है कि इस कारण से क्या होता है कि जितना भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे वो सभी को क्या कर लेती है, पॉपुलेशन ग्रोथ एब्जॉर्ब कर लेती है और हम जीविका स्तर तक ही बने रहते हैं। कॉमन सेंस ये होता है ना, घर में जैसे मान लेते हैं कि इनकम पापा की कम है, जब पापा मम्मी दोनों की कम है, 1 या 2 बच्चे हैं तब तक तो ठीक है। अब उससे ज़्यादा बच्चे करेंगे तो फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर देगी, रोक देगी। अब ज़्यादा जो है बच्चों को अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाओगे, हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पाओगे, अपना भी विकास अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपकी इनकम ठीक है, इनकम बढ़ रही है आपकी, लेकिन इनकम जो बढ़ रही है उसकी तुलना में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, तो एक समय के पश्चात जो आपका आर्थिक विकास है उसको क्या कर लेगी, सोख लेगी, और आप सिर्फ कहाँ बने रहेंगे, जीविका स्तर तक ही बने रहेंगे। तो बहुत सारे लोग कहा ना, हमारे यहाँ गरीबी का एक कारण सिर्फ ये नहीं है कि इनकम लोगों की कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक कारण है ना। मुस्लिम जनसंख्या में देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वही 4 की जगह 1 बच्चा होगा तो ज़्यादा अच्छे से वह रह पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन पाल सकते थे 1 को, पाल रहे 4-5, और तो डेफिनेटली वो एक जीविका स्तर ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये माल्थस ही कहना चाह रहे हैं, आ रही बात समझ में। तो ये इसका मेन सिद्धांत देखेंगे तो इतना ही है। अब आगे पीछे उसकी चीज़ें हैं कि इसने पॉपुलेशन नियंत्रण कैसे होगा, ये सब बताने की कोशिश की है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सिद्धांत आया क्यों, फिर आधार उसने एजम्पशंस क्या लिए, कुछ मान्यताएं लेकर के चलता है, पोस्टुलेट्स लेकर के चलता है, उनको थोड़ा सा देखेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड HB, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो ये सिद्धांत जो है तब आने लगा जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की स्थिति बन गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। तो औद्योगिक क्रांति हुई तो क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ भी तेज़ी से हुआ, क्योंकि खाने पीने का सामान तेज़ी से मिलने लगा, है ना। खाने पीने का सामान तेज़ी से मिलने लगा, ज़्यादा मिलने लगा, लेकिन उसके कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ा। तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वो तो सही है, लेकिन एक समय के पश्चात पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, उसकी तुलना में कम हो जाएंगे। जिस दर से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई उस दर को देखते हुए उस समय उसने ऑब्जर्व किया कि इसी रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ होता रहे, और उस समय जो डेवलपमेंट हो रहा था उन दोनों को कंपेयर किया उसने। कब की बात है, 1798 की, मतलब 18 आपके जो है 18th सेंचुरी खत्म हो रही है, 19th सेंचुरी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है ना। सेंचुरी समझते हो ना, 1700 से 1800 कौन सी सेंचुरी कहलाएगी, 18th कहलाएगी, है कि नहीं। और 1800 से 1900 जाएंगे तो 19। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है यहीं पर आया था, मिड 18th में आया था ना आपका जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750 के बाद मान के चलो। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण से इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुआ ही हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्टार्ट हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्टार्ट हो गया। तो उसी को देख करके उसने कहा कि जिस दर से, जिस रेट से अभी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसी रेट से होता रहा, और जिस रेट से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है वो भी वैसी होते रहा, लेकिन एक समय के पश्चात क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो जाएगा
क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। एग्रीकल्चर लैंड क्या है हमारे पास, लिमिटेड है, और हम उसका क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तेज़ी से उसका यूज कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर फर्टिलिटी क्या होगी आपकी, कम होते जाएगी, और एक समय के पश्चात रिसोर्सेज सब कम होंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। लेकिन ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहा हो तो वैसे ही बढ़ते रहेगी, तो एक समय जब आएगा तो उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और ये सब कम हो जाएंगे, और इस तरीके से खाद्यान्न संकट, फूड प्रॉब्लम्स, फूड क्राइसिस क्या हो जाएगी आपकी, स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बारे में चिंता व्यक्त की उन्होंने, और उसने ये भी स्टार्टिंग में यूज किया वर्ड कि इफ़ पॉपुलेशन इज अनचेक्ड, कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण के कोई उपाय न किए जाए तो उसी के बाद लोगों ने फिर जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान देना। माल्थस का जो महत्व है, परिणाम है, जब लास्ट में देखेंगे अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि माल्थस ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के प्रति क्या किया, राज्य को, सरकार को आकर्षित किया या सरकार को ध्यान दिलाया कि भाई ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो एक समय के पश्चात कितना भी विकास कर लो, विकास बचेगा नहीं। तो इसलिए इसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, क्योंकि इसी के बाद फिर सरकारों ने, लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना स्टार्ट किया। आया समझ में? तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखिए। माल्थस रोट his theory. Malthus wrote his theory during the Industrial Revolution in England. During the Industrial Revolution in England, when के बाद एड्रेस लगा के लिखेगा, when पहला पॉइंट, सब पॉइंट, when population was rapidly increasing, when population was rapidly increasing. Second point, food production was relatively stagnant. Food production was relatively stagnant. Next, third point, poverty and unemployment. Poverty and unemployment were widespread. हिंदी में लिखिए। माल्थस ने अपना सिद्धांत इंग्लैंड की, है ना, समझ में आ गया ना, पॉइंट, सिंपल पॉइंट्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। माल्थस ने अपना सिद्धांत इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के समय प्रस्तुत किया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के समय प्रस्तुत किया, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। दूसरा पॉइंट, खाद्यान्न उत्पादन सीमित था या स्थिर था, खाद्यान्न उत्पादन स्थिर था। और थर्ड पॉइंट, गरीबी और बेरोजगारी व्यापक थी। गरीबी और बेरोजगारी व्यापक थी। आया समझ में? तो इस समय इन्होंने क्या दिया था, अपने सिद्धांत को दिया था, उसके बारे में चिंता व्यक्त की थी कि भाई ये पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसको ध्यान दो, नहीं तो विकास करते रह जाओगे और विकास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वह क्या कर लेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो पहली बार चिंता व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। आया समझ में? तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका है कि सिद्धांत उन्होंने कहाँ से क्यों लिया, क्यों आया, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब उन्होंने सिद्धांत देने से पहले कुछ एजम्पशंस लिए थे, तो कुछ एजम्पशंस देखते हैं ना, मैंने लिखवाया था ना शुरू में जितने डायमेंशंस थे, एजम्पशंस। अपने सिद्धांत से पहले उसने कुछ मान्यताएं ली थी, एजम्पशंस या पॉस्टुलेट्स कहा जाते हैं। तो कुछ एजम्पशंस हम पहले से लेके चलते हैं, या पॉस्टुलेट्स भी कहा जाता है।
एजम्पशंस या पोस्टुलेट्स, मान्यता हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ पहले से मान्यता लेकर के चलते हैं सिद्धांत देने से पहले, और जो भी मान्यता लेके चलते हैं उनको डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है, निश्चयवादी सिद्धांत। निश्चयवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो निश्चयवादी सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? जो पहले से कुछ मान्यताएं लेकर के चलते हैं, उस मान्यताएं होने पर ही वो सिद्धांत क्या होगा? लागू होगा, नहीं तो पूरी तरह लागू नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल completely when this assumptions are not, because of this assumptions are not completely fulfilled। समझ पा रहे हो मेरी बातें ना? धीरे धीरे क्या बढ़ाना है? ज्ञान बढ़ाना है। ज्ञान मतलब जानकारी बढ़ानी, नॉलेज बढ़ाना है। एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो चीज़ समझते जाओगे, है कि नहीं? तो कभी क्वेश्चन आ जाए निश्चयवादी सिद्धांत का मतलब हो कि पहले से कुछ मान्यताएं लेके चलते, ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा, नहीं है मान्यताएं फुलफिल नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल में उतनी नहीं मिलती है, तो फिर वो पूरी तरह लागू या बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो कुछ एजम्पशन सही भी होते हैं, कुछ एजम्पशन पूरी तरह से बकवास होते हैं या फिर बिल्कुल भी प्रैक्टिकल में एप्लीकेबल नहीं होते, ये सब मिलेंगे। तो बहुत सारे निश्चयवादी सिद्धांत, क्रिस्टॉलर पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे, वेबर पढ़ेंगे, जितने भी अभी सिद्धांत पढ़ेंगे बहुत सारे इसी मॉडल एंड थ्योरीज में, वो बहुत सारे सिद्धांत इस तरीके से एजम्पशंस पहले से लेके चलते हैं। तो इस कारण से एजम्पशंस लेके चलेंगे, ये चीज़ें होंगी तभी वो मॉडल क्या होगा आपका? कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा। और रियल वर्ल्ड में वो एजम्पशंस पूरी तरह से फुलफिल नहीं होते, इसीलिए हम उसको एक आइडियलिस्टिक मॉडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियलिस्टिक मॉडल्स। आ रही बात समझ में? तो ये क्या एजम्पशंस लेके चलते हैं उसको देखते हैं। पहला एजम्पशंस लिखिए, पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू एग्रीकल्चर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये वाला वर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, DIMINISHING, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स applies to agriculture। law of diminishing returns applies to agriculture। हिंदी में लिख लीजिए, कृषि में घटता प्रतिफल का नियम लागू होता है। कृषि में घटता या घटती प्रतिफल का नियम लागू होता है। क्या होता है इसका मतलब? क्या समझे बताओ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब ठीक है, कॉमर्स वाले समझ के बता दिए, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे तो बताओ विशाल क्या होता है इसका मतलब? ठीक है, इसका मतलब ये है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब है कि एक समय के पश्चात कृषि उत्पादन भी क्या हो जाएगा, है ना? यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, तो एक समय के पश्चात उत्पादन, कृषि उत्पादन भी क्या होना जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होते जाएगा, ऐसा मान के चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कृषि की जो भूमि है, लैंड है, सॉइल है, वो क्या होगी? फर्टिलिटी कम होती जाएगी। वो पहले से मान के चल रहा है कि एक समय के बाद उत्पादन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी कम होते जाएगा, क्योंकि भूमि क्या हो रही है? एक समय के पश्चात इनफर्टाइल होते जाएगी। हाँ, वो बात अलग है, बाद में हमने आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया, पेस्टिसाइड्स यूज किया, फिर हाइब्रिड हाई यील्ड वेराइटीज़ वाले सीड्स यूज किए, वो बात अलग है। तो वो ये मान के चल रहा है, नेचुरली मान के चल रहा है। तो ये क्या मान के चल रहा है कि कृषि उत्पादन में भी एक समय के पश्चात कमी आना निश्चित है। आ रही बात समझ में? है ना? तो साइड में लिख लो समझने के लिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब क्या हो गया कि कृषि उत्पादन में भी एक समय के पश्चात कमी आना निश्चित है। कृषि उत्पादन में एक समय के पश्चात कमी आना क्या है? निश्चित है, ऐसा मान के चल रहा है। कौन? माल्थस, है ना? आपका जो है डिक्लाइनिंग इन फूड प्रोडक्शन आफ्टर अ सम पीरियड सर्टेनली। आई समझ में बात? बहुत ही सरल है, समझ गए तो इससे इजी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आप लोग को, और इसमें कुछ भी ना समझने लायक टेक्निकल चीज़ भी नहीं है।
तो ये प्राकृतिक रूप से मान के चल रहा है कि प्राकृतिक रूप से एक समय के पश्चात होता ही, यदि आप किसी एक ही भूमि से खेती किसानी करते रहोगे, वहाँ पे कुछ भी बाहर से नहीं डालोगे, तो एक समय के पश्चात उस भूमि की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी को लेके चल रहा है। दूसरा पॉइंट, नो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, नो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये पहले से मान के चल रहा है, वो एजम्पशंस लेके चल रहा है। तकनीकी विकास नहीं, तकनीकी विकास नहीं। तीसरा पॉइंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज नेचुरल एंड अनकंट्रोल्ड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज नेचुरल एंड अनकंट्रोल्ड। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज नेचुरल एंड अनकंट्रोल्ड। हिंदी में, जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक है, ये मान के चल रहा है। लास्ट पॉइंट है, रिसोर्सेस और फूड सप्लाई इज लिमिटेड, रिसोर्सेस और फूड सप्लाई इज लिमिटेड। संसाधन या खाद्यान्न आपूर्ति सीमित है। आया समझ में? तो ये मान्यताएं लेकर के पहले से चल रहा है कि ये मान्यताएं ऐसी रहेंगी, तभी उसका सिद्धांत ये वाला आपका क्या होता है, फॉलो होगा, या वह सिद्धांत जो लागू होगा। ये पहले से मान्यताएं लेके चल रहा है। यदि ये एग्जम्पशंस होंगे तो फिर क्या कहना चाह रहा है वो, कि नेचुरली देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज बी इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड फूड सप्लाईज या फूड प्रोडक्शन इज ऑलवेज बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, and hence after a period of time definitely certainly the food production is less than population growth, and due to that there is a shortage of foods, poverty, starvation etc, है ना। एक समय के पश्चात क्या हो जाएगा, आपका जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी फूड सप्लाई के कंपैरिजन, और लोग भूखमरी, गरीबी और इससे क्या होंगे, मरने लगेंगे, और एक फिर से पॉपुलेशन अपने नीचे आ जाएगी। तो ये इस तरीके से मान के चल रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो सिंपल सा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी। हाँ, ये सब प्राकृतिक ही बता रहा है, मानव के द्वारा अलग से उपाय की बात नहीं कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के साधन क्या होंगे ऐसी स्थिति में, उपाय की जगह साधन कर लेना, ज़्यादा बेटर वर्ड है। जनसंख्या नियंत्रण के साधन अकॉर्डिंग टू माल्थस, है ना। अपने उपाय नहीं बताना है, खुद के उपाय अभी नहीं बताना है। तो माल्थस के अनुसार, है ना, ये भी सब किसके अनुसार है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के साधन क्या होंगे, मीन्स, मेजर्स की जगह पे मीन्स कर देना, मीन्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू माल्थस। सब माल्थस के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो समझ पा रहे हो मेरी बातें? माल्थस क्या कहना चाह रहा है कि ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा, व्हाट आर द मीन्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल्स, मीन्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण के साधन क्या होंगे माल्थस के अनुसार, है ना। सब माल्थस के अनुसार ही चल रहा है अभी। तो उसने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण दो तरीके से हो सकती है। एक को उसने कहा प्रिवेंटिव चेक्स, निवारक निरोध, और दूसरे को उसने कहा सकारात्मक निरोध, पॉजिटिव चेक्स। उसने दो साधन बताए, जनसंख्या नियंत्रण दो तरीके से, दो कारणों से हो सकती है। पहला का कहा उसने प्रिवेंटिव चेक्स, ठीक है। प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब मानव के द्वारा
प्रयास किया जाए, मानव द्वारा प्रयास, प्रिवेंटिव में मानव के द्वारा कुछ प्रिकॉशंस लिए जाए। तो मानव पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकता है? उसने कहा कि लेट मैरिजेस, देरी से शादी करे या शादी ना करे, लेट और नो मैरिजेस। राइट। उसने कहा नैतिक संयम, ठीक है, तो ये सब आलोचना, नैतिक संयम, मोरल आपका जो है कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रेंट, नैतिक संयम, मोरल, रिस्ट्रेंट्स, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, तो इन सब को उसने प्रिवेंटिव चेक्स में कंसीडर किया। माल्थस के अनुसार यदि मनुष्य के द्वारा इन सब तरीकों से क्या किया जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया जाए, है ना। हालांकि उस समय फ्रांस में कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह यूज होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसने कंसीडर नहीं किया, वो आलोचना में डालते हैं, है कि नहीं। तो ये लेट मैरिजेस, या तो शादी मत करो या देरी से शादी करो, नैतिक संयम, शादी कर भी लिए तो नैतिक संयम रखो, और उसके बाद ब्रह्मचार्य वगैरह का पालन करो। तो ये इस तरीके से क्या हो सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है इस माध्यम से, जिसको उसने क्या कहा, प्रिवेंटिव चेक्स, निवारक निरोध कहा। या फिर यदि मनुष्य ये प्रयास नहीं करेगा तो प्रकृति स्वयं प्रयास करेगी, प्रकृति द्वारा नियंत्रित हो जाएगी, जिसको उसने सकारात्मक रोध कहा, पॉजिटिव चेक्स। अपने आप क्या होगी, आपकी जो है भूखमरी बढ़ेगी, हंगर, गरीबी बढ़ेगी, शॉर्टेज ऑफ फूड्स, हंगर होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड्स होगा, खाद्यान्न की कमी होगी, आपका महामारी फैलेगी, एपिडेमिक्स फैलेंगे, एपिडेमिक्स, महामारी फैलेगी, युद्ध हो सकते खाने पीने को लेकर के, वार, बीमारियां, महामारी बीमारियां ही जाएंगी आपकी, अकाल पड़ेगा, फेमिन, नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं, मतलब वही बाढ़, भूकंप, सूखा, ज्वालामुखी। तो ये क्या कहा कि यदि मनुष्य के द्वारा या तो खुद से ऐसा प्रयास किया जाए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और नहीं करेगी तो प्रकृति फिर से इन सब के माध्यम से वो अपने आप क्या होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरीके से फिर से फूड और उसके बीच में बैलेंस स्थापित हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पॉजिटिव चेक्स इसलिए कहा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की प्रकृति काम कर रही है, तो उसके लिए उसने पॉजिटिव वर्ड्स यूज किया, लेकिन वहाँ पे उसका सेंस बहुत ज़्यादा नहीं है पॉजिटिव का मतलब। लेकिन ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, तो प्रकृति उसको फिर से अपने आप क्या करती है, इन सब के माध्यम से बैलेंस करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए उसको उस सेंस में उसने क्या कहा हुआ है, आने वाले जो बच जाएंगे उसके लिए तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी तो सबके लिए समस्याएं बढ़ेंगी बढ़ेंगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने यूज किया हुआ, या तो मानव के द्वारा खुद प्रिवेंशन ले ले, और नहीं लेगा तो प्रकृति फिर अपने आप को उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा उसने जो सिद्धांत दिया उसके हिसाब से उसको सोचना है, समझना है और याद करके लिखना है। तो इस तरीके से
उसने जो है अपने सिद्धांत को दिया हुआ है। तो ये उसका क्या था, सिद्धांत था, इतना ही उसका सिद्धांत है। समझ गए होंगे आसानी से, कुछ भी नहीं समझने लायक। यहाँ पर ग्राफ जो बताया वो ग्राफ बना देना है। अब इसकी आलोचना, कमियां क्या है देखेंगे, और थोड़ा बहुत आज की डेट में महत्व क्या है, और फिर नव माल्थसवादी फिर से इसको जीवित कर देते हैं, वो क्या है समझेंगे। आया समझ में? तो ये हो गया आपका नियंत्रण के साधन। फिर वर्तमान में रिलेवेंसी क्या है इसकी, तो पहले आलोचना देख लेते हैं, कमी क्या है, उसके बाद रिलेवेंसी में आएंगे। क्योंकि कमियां तो है लेकिन उसके बाद भी आज भी देखेंगे। तो इसने क्या कहा कि मनुष्य के द्वारा नियंत्रण ना किया जाए तो आज भी हम लागू कर दे, तो हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एफर्ट न लगाए तो जो बोला है वो सही हो जाएगा ना भाई। वो तो हम लोग मनुष्य के द्वारा एफर्ट लगाया जाता है, 2 ही बच्चे रखना है, 1 ही रखना है ना। तो इस कारण से पॉपुलेशन कंट्रोल में यदि न लगाए तो उसने गलत थोड़ी बोला है। तो उसका सिद्धांत आज भी कहीं ना कहीं सही है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कितना भी कोशिश कर ले, एक समय के पश्चात खाद्यान्न बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड क्या है, एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है, उसकी फर्टिलिटी क्या हो रही, कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो कितना भी कोशिश कर लोगे फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन पॉपुलेशन तो नेचुरली कुछ ना कुछ बढ़ते ही रहेगी, तो फिर कैसे करोगे? तो फिर से माल्थस आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसी को फिर नौ माल्थसवादी बोल देते हैं हम लोग जो है। आई ना बस समझ में? तो इस तरीके से दिया गया। तो लिखिए, कमियां लिखिए पहले तो। या पहले मेरिट्स लिख लो, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो मेरिट्स पहले लिख लो, फिर डिमेरिट्स में आएंगे, है ना। किसी की बुराई करने से पहले अच्छाइयाँ बता दें। मेरिट्स गुण, फिर आलोचना या कमी बताएंगे। तो मेरिट्स लिखिए पहला, फर्स्ट साइंटिफिक पॉपुलेशन थ्योरी। फर्स्ट साइंटिफिक पॉपुलेशन थ्योरी, पहला वैज्ञानिक जनसंख्या सिद्धांत। पहला वैज्ञानिक जनसंख्या सिद्धांत। दूसरा पॉइंट, हाइलाइट्स रिसोर्स लिमिटेशंस। हाइलाइट्स रिसोर्स लिमिटेशन, संसाधनों की सीमितता को दर्शाता है। नेक्स्ट, विकासशील देशों की गरीबी को समझाता है। एक्सप्लेन्स पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। एक्सप्लेन्स पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब गरीब जो डेवलपिंग कंट्रीज में गरीबी का एक कारण है ना जनसंख्या वृद्धि भाई। एक कारण तो यही है, मैंने कहा ना, ठीक ठाक कमा ले रहे उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए घर में, तो फिर वो कमाई एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, रिलीवेंट इन एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। रिलीवेंट इन एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण। ये इसका इम्पोर्टेंस है। ये क्या है आपका इम्पोर्टेंस है कि नहीं। अब आ जाओ डीमेरिट्स में, आलोचना क्रिटिसिज्म में आ जाओ। आलोचना या डीमेरिट्स। पहला पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इग्नोर्ड। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इग्नोर्ड, तकनीकी विकास या तकनीकी प्रगति की अनदेखी की है। समझ गए इसका मतलब क्या है कि हम 1950 से पहले, है ना, 1950 से पहले जो पॉपुलेशन थी और 1950 के बाद भारत में, भारत की बात करें, 50 के बाद पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी। लेकिन हमने 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आई, जिससे फूड प्रोडक्शन क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। और हम लोग
इसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन को भी फूड सप्लाई करने में क्या रहे, सफल रहे। सिर्फ किस कारण से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण से। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया इस बात को जो है कि भाई सिर्फ फूड प्रोडक्शन जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर भी डिपेंड करता है। कल के दिन में हवा में ही खेती करने लग गए हम लोग, तो जैसे आज बोलते हैं कि मिट्टी क्या हो रही है, खराब होती जा रही है, लेकिन मनुष्य कल के दिन में हवा में ही खेती करने लग जाएगा। अभी भी चल ही रहे आपका एरोबिक्स वगैरह कुछ इस टाइप से, कुछ एरो प्लांट मतलब हवा में खेती वाले एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। तो मनुष्य की बुद्धिमत्ता को हम लोग कम करके नहीं आ सकते, है कि नहीं भाई। एआई को सोचा था कभी, आज से मैंने 15-20 साल पहले पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, साइकोलॉजी में पढ़ा था, और मुझे नहीं पता था कि इस टाइप से कुछ एआई आएगा। सब ये सोचा था कि हम मनुष्य के समान सोचने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट का निर्माण होगा, रोबोट्स बनेंगे, है ना। वो भी एक एआई का छोटा मोटा फिजिकल फॉर्म है, रोबोट्स होंगे, इस टाइप से मनुष्य के समान काम करने वाले कुछ डेवलप होंगे सोचे थे। लेकिन इस तरीके से कि एक इंस्ट्रक्शन दो, पूरा सब कुछ बता देता है, इमेज बना देता है, तुम्हारा जो बनाना है वो बना देता है। समझ गए ना भाई। वो एक अभी कुछ दिनों पहले शार्क टैंक देख रहा था मैं, उसमें म्यूजिक बनाया था उन्होंने सिर्फ एआई के भरोसे, एआई के थ्रू। म्यूजिक डायरेक्शंस वाले बेचारे कहाँ जाएंगे फिर। उसने कुछ 2-4 कुछ लाइन डाल दो और बोल दो कि एक अच्छा गाना बना के दे दो, तो उसने एक अच्छा गाना बना के दे दिया एआई ने, समझ गए। तो कहीं ना कहीं इतना थोड़ी सोचे थे कि ऐसा भी कुछ आपका जो डेवलपमेंट होगा, एआई सॉफ्टवेयर्स बनेंगे। तो मनुष्य की क्षमताएं, बौद्धिक क्षमता इनफाइनाइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अंडर एस्टिमेटेड। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अंडर एस्टिमेटेड, कृषि विकास को कम समझा गया, कम आंका गया, कृषि विकास को कम आंका गया। नेक्स्ट, population does not always grow geometrically. Population does not always grow geometrically. जनसंख्या हमेशा ज्यामिति दर से ही नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट, ह्यूमन रेशनैलिटी इग्नोर्ड। ह्यूमन रेशनैलिटी इग्नोर्ड, मानव बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज किया गया, मानव बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज किया गया। नेक्स्ट, वन साइडेड पेसिमिज्म। वन साइडेड पेसिमिज्म, अत्यधिक निराशावादी दृष्टिकोण, अत्यधिक निराशावादी दृष्टिकोण। आया समझ में। तो ये कुछ कमियां हो गई आपकी, जो है ये क्या हो गई आपकी, कमियां हो गई। वर्तमान में प्रासंगिकता, रिलेवेंसी इन टुडेज वर्ल्ड, थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलेवेंसी इन टुडेज वर्ल्ड में क्या रिलेवेंसी है, तो लिखिए पहला पॉइंट, वर्तमान में प्रासंगिकता। नौ माल्थसवादी कल देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ रहे, ज़्यादा अचानक से नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, ताकि थोड़ा समय लेके लेकिन समझ विकसित अच्छे से हो जाए। ठीक है, मेरे को पढ़ाने में क्या है, मैं तो एक दिन में जितने थ्योरी है 8 घंटे 10 घंटे खड़े खड़े पढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब एक दिन तो भी नहीं, लेकिन 2-4 दिन में, मतलब 5 दिन मैक्सिमम में पूरे थ्योरीज खत्म हो जाएंगे। 2-2.5 घंटे की क्लास लूँगा रेगुलर तो, लेकिन मेरे तरफ से ख़त्म हो जाएंगे, तुम लोग को उतनी समझ विकसित नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके ही समझो। थोड़ा जब माल्थस समझा तो कल 9 माल्थस, फिर रोस्तो समझेंगे, फिर मार्क्स के विचार समझेंगे। तो बाद में कोई भी क्वेश्चन आएगा तब आराम से सोच समझ करके लिखने लायक आईएएस के एग्ज़ाम में बन जाओगे। ऐसे समझ में रट करके आप नहीं बन सकते हो, तो समझ विकसित करना है। तो रिलेवेंसी में लिखिए पहला पॉइंट, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। दूसरा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा।
तीसरा पॉइंट वाटर स्कार्सिटी, जल संकट। चौथा पॉइंट पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या दबाव। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स अभी मैंने लिखवाया है आप लोग को, ये सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? तो माल्थस ही कहना चाह रहे हैं कि यदि पॉपुलेशन अनचेक्ड रही तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ का भी एक कारण है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण है कि नहीं? तो जब तक हम पॉपुलेशन को चेक नहीं करेंगे ये सब प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे ना भाई। आज भी हमारे पास क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ एक कारण है कि नहीं है? फूड स्कार्सिटी के पीछे पॉपुलेशन ग्रोथ एक कारण है कि नहीं है? वाटर क्राइसिस के पीछे। तो जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान नहीं देंगे तब तक, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब माल्थस के विचारों को हम फिर से क्या करें, ध्यान दें। आ रही ना बात समझ में? तभी जा कर के हम पॉपुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? और आज भी मैंने कहा कि यदि पॉपुलेशन अनचेक्ड हो तो माल्थस जो कहना चाह रहा है लगभग सही है कि पॉपुलेशन हमेशा फूड प्रोडक्शन की तुलना में क्या हो जाएगी, है ना? एक पॉइंट भी लिख लेना लास्ट में, इफ इन टूडेज वर्ल्ड, if in today's world also if population is unchecked, Malthus will be get true। आज भी वर्तमान में यदि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास न हो तो माल्थस सही दिखाई देते। समझ में आया? क्यों देखते हो, समझ ही गए होंगे। तो इसलिए माल्थस हमेशा रिलेवेंट रहेंगे और जनसंख्या नियंत्रण के लिए चेतावनी देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करना ही एकमात्र इन सब समस्याओं का क्या है, सॉल्यूशन है। इस तरीके से तो ये हो गया आपका माल्थस वादी दृष्टिकोण। तो इतना पढ़ लेना, समझ लेना। नौ माल्थसवादी, फिर से माल्थस वही जो मैंने बता रहा हूँ कि फिर से माल्थस सही हो जाएंगे। कुछ विचार मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड है और एनवायरमेंटल वर्तमान में डिग्रेडेशन हो ही रहा है, पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। तो एक समय के पश्चात फिर से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो रिसोर्सेस है वो फुलफिल हमारी रिक्वायरमेंट को नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से माल्थस फिर से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नव माल्थस आइडियोलॉजी कहते हैं, विचारधारा कहते हैं। इसकी भी आलोचना फिर कुछ लोग करते हैं कि भाई तकनीकी विकास से मनुष्य कुछ भी कर सकता है, हवा में खेती कर लेगा, कल दूसरा ग्रह ढूंढ करके वहाँ से खेती करके ले आएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए उसकी आलोचना भी ये करते हैं। तो दोनों ही सही है, ये भी सही है, हो सकता है कल के दिन में कुछ और भी हो जाए, वो भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे तो ध्यान दे रहे, तभी तो जाकर के हमारा आज का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो माल्थस गलत हो ही नहीं सकते। तो ये नौ माल्थसवादियों में आ जाएगा। तो कल पढ़ेंगे बाकी चीज़ें जो है, और उसके बाद फिर मार्क्स के विचार पढ़ेंगे, उधर आएंगे और मार्क्स के विचार, मार्क्स क्या कहना चाहते हैं